everyone, this is शिखा जयसिंह शिखावत. Nice to meet you all. And मेरी दो बातें सुन लो, तब तक स्किप मत करना प्लीज़. नंबर 1, ये डायरेक्ट है, ये सबके पास होनी चाहिए. अभी हाँ, जब हम LLB कर रहे हैं तब हमें लग रहा होगा कि इतना काम का क्यों है, ज़ेरॉक्स ले लेते हैं या फिर PDF ले लेते हैं, उससे काम हो जाएगा. हाँ, अभी हो जाएगा, पढ़ने के लिए ओके है, पढ़ सकते हो. लेकिन जब AIB का एग्ज़ाम देंगे, ऑल इंडिया बार काउंसिल, तो वहाँ पर डायरेक्ट ही काम आने वाली है. तो डायरेक्ट होनी चाहिए, तो जो जो सब्जेक्ट आते जा रहे हैं उनके हिसाब से परचेज करते जाओ. सेकंड चीज़, उसके अंदर हाँ, डायरेक्ट्स के अंदर अंडरलाइंस मत करना, वहाँ पे कुछ लिखना मत, क्योंकि फिर वो अलाउ नहीं होती है. पहले बता देती हूँ, ये मेरे नोट्स हैं, मैं इन नोट्स से ही पढ़ाने वाली हूँ. एंड अगर किस यहाँ पे मैं कम लिखूँगी, मैं क्योंकि ज़्यादा लिखने से ना वीडियो बहुत लंबे बनते हैं. तो अगर आप लोगों को नोट्स चाहिए हो तो आप मुझे मैसेज तो क्या, कमेंट कर देना टेलीग्राम के ऊपर चैनल बना के, एंड मैं वहाँ पे पोस्ट कर दूँगी, या PDF स्कैन करके मैं PDF वहाँ पे डाल दूँगी. तो कमेंट कर देना, ठीक है. तो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट स्टार्ट करें. फर्स्ट, इसमें जो टोटल सेक्शंस है ना, वो 238 हैं. कितने चैप्टर्स हैं? टोटल 11 चैप्टर्स हैं. इसमें से चैप्टर नंबर 7, जो कि था पहले सोगा, सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट, एंड चैप्टर नंबर 11 दैट इज पार्टनरशिप. मैं लिखते लिखते ना एक तो स्पेलिंग गलत लिख सकती हूँ, तो हाँ, नोट्स के अंदर प्रॉपर स्पेलिंग है, बट यहाँ पे अगर मैं गलत स्पेलिंग लिख दूँ तो प्लीज़ पार्डन मी. हाँ, तो ये 7 और चैप्टर नंबर 11 दोनों रिपील हो चुके हैं, इनके एडिशनल एक्ट्स बन चुके हैं, तो वो हम रिस्पेक्टिव एक्ट्स के साथ पढ़ेंगे. यहाँ पे हम नहीं पढ़ेंगे उनको, ठीक है. एंड हाँ, चैप्टर नंबर 2 टाइप के कॉन्ट्रैक्ट होते हैं. एक तो होते हैं स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट्स और एक होते हैं नॉर्मल जनरल कॉन्ट्रैक्ट्स. तो जो जनरल वाले होते हैं ना 1 to 72 तक, ये सब हैं जनरल कॉन्ट्रैक्ट्स. और फ्रॉम 124 to 238 ये हैं स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट्स. अब स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट्स क्या होते हैं? बिलमेंट, प्लेज, एजेंसी और भी गारंटी, ये सब जो भी है ना, ये स्पेशल टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स हैं. अब यहाँ पे ना मैं चैप्टर वाइज पढ़ा सकती हूँ कि कौन से चैप्टर में कहाँ से कहाँ तक कौन सा सेक्शंस है, बट फालतू में ना वीडियो लंबा हो जाएगा और मतलब है नहीं, क्योंकि हम जैसे जैसे देखते जाएंगे ना अपने आप अपने चैप्टर्स होते जाएंगे, तो उसी हिसाब से करते हैं, ठीक है. सबसे पहले है प्रिलिमिनरी में 2 ही है, सेक्शन 1 एंड सेक्शन 2. सेक्शन 1 क्या बोल रहे हैं? सेक्शन 1 सबसे पहले बताता है शॉर्ट टाइटल. शॉर्ट टाइटल क्या है इसका? शॉर्ट टाइटल है ये इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट. एक्सटेंट है होल ऑफ इंडिया. 2019 से पहले जब स्पेशल स्टेटस था ना जम्मू कश्मीर को, उस टाइम पे इंडिया जम्मू कश्मीर के ऊपर अप्लाई नहीं होता था, बट अभी होता है. फिर है कमेंसमेंट. तो कमेंसमेंट यानी लागू कब से हुआ था. मैं फिर बता रही हूँ कि मैं बोलते बोलते स्पेलिंग गलत लिख देती हूँ, मेरी हैबिट नहीं है, तो देख लेना. कमेंसमेंट है फ्रॉम 1 सितंबर 1872. अब ना यहाँ पे 2 डेट लिख के रखी है. जब हम ना डायरेक्ट खोलेंगे ना, तो पेज के ऊपर इस कॉर्नर में यहाँ पे हमारी डेट लिखी है कुछ 25 अप्रैल 1872. अब ये क्या है और ये क्या है? ये जो है ना, ये वो डेट है जिस दिन जो क्वीन एम्परर्स थी उससे एसेंट मिला था, और ये डेट है कमेंसमेंट की, कि जिस दिन लागू हुआ. प्रेजेंट के हम अगर एग्जाम्पल से समझे तो BSA BNSS, वो उनको एसेंट कब मिली थी प्रेसिडेंट से? 25 दिसंबर 2023 को. लेकिन वो लॉ बन चुके थे वो, लेकिन वो लागू कब हुए थे इंडिया में, उनको कमेंस कब हुए थे? तो वो हुए थे 1 जुलाई. सेक्शन 2 इंटरप्रिटेशन क्लॉज. इंटरप्रिटेशन क्लॉज कुछ और नहीं है, ये डेफिनेशन ही है. डेफिनेशन ये बस ऐसे सुंदर भाषा में लिखने के लिए इसको इंटरप्रिटेशन क्लॉज बोला हुआ है. तो जो फर्स्ट है ना, वो है प्रपोजल. प्रपोजल क्या है? when one person communicate his willingness to do something or not to do something to take another's assent, that is called proposal. सिंपल भाषा में, मेरे को ये पेन है, ये मेरे को आपको बेचना है, तो मैं आपको बोलूँगी कि मैं ये पेन बेचना चाहती हूँ आपको 10 रुपये में, क्या आप लोग खरीदोगे? मैं आपको प्रपोजल दे रही हूँ. मैं अपना विलिंगनेस, ये पेन बेचने का जो विलिंगनेस है, मैं कम्युनिकेट कर रही हूँ आप लोगों को, है ना.
एंड यस लेने के लिए, एसेंट इज इक्वल टू यस ओनली, तो आपका एसेंट लेने के लिए मैं आपको एक अपनी विलिंगनेस शो कर रही हूँ कुछ करने के लिए, तो उसे प्रपोजल कहा जाएगा। ठीक है, प्रपोजल में भी ना दो चीज़ें होती है, उनको प्रपोजल से कंफ्यूज मत करना। प्रपोजल इक्वल्स टू ऑफर। ठीक है, तो याद रखना। अब है एक होता है इनविटेशन टू ऑफर। इनविटेशन टू ऑफर का जो बेस्ट एग्जाम्पल होता है ना, वो होता है ऑक्शन। मैंने बोला कि मेरे पास ना ऐसे ढेर सारे पेन है, या यही पेन है मेरे पास, ठीक है, ये पेन है मेरे पास और मैं ऑक्शन करना चाहती हूँ, तो मैंने बड़े बड़े होर्डिंग्स लगा दिए जगह जगह कि ये पेन मेरे को बेचना है, तो जिसको खरीदना है वो आ जाओ। ठीक है, वहाँ पे बहुत सारे लोग आ गए, आप सब लोग आ गए। अब जो मेरे को बेस्ट प्राइस देगा ना, मैं उसको ये बेचूंगी। ठीक है, तो अब एक इंसान आके मुझे ये नहीं बोल सकता कि आपने वहाँ पे होर्डिंग पे लगा था मेरे को बेचना है और मेरे को खरीदना है, मैं आपको पैसे दे रहा हूँ तो अब आपको मेरे को बेचना ही पड़ेगा। नहीं, मैंने सिर्फ एक इन्विटेशन टू ऑफर दिया है कि आप आके खरीद सकते हो, बेचना ना बेचना अभी भी मेरा, मैंने सिर्फ ऑफर का इन्विटेशन दिया है, ऑफर नहीं दिया है मेरा। ठीक है, ऑफर सामने वाला बंदा मेरे को देगा, वो मेरे को 10 रुपए, कोई 12 रुपए, कोई 15 रुपए, तो मेरे को जो बेस्ट लगेगा ना मेरे पेन की प्राइस, तो मैं उस हिसाब से उसको बेचूंगी, तो दैट इज कॉल्ड इन्विटेशन। एक होता है काउंटर ऑफर। काउंटर ऑफर क्यों जरूरी होता है? देखो, हम ना जब ऑफर और एक्सेप्टेंस करते हैं ना, तो एक होता है प्रॉमिसर, एक होता है प्रॉमिसी। जिसने ऑफर दिया, जिसने प्रपोजल दिया, वो होगा प्रॉमिसर, जिसने एक्सेप्ट किया वो होगा प्रॉमिसी। जैसे ही काउंटर ऑफर पिक्चर में आता है, मैंने आपको बोला मेरे को ये पेन बेचना है आपको 10 रुपए में, आप खरीदोगे क्या? ठीक है, दो पर्सन है, पहले नहीं, दो सिचुएशन है। फर्स्ट सिचुएशन में आपने बोला कि हाँ खरीदूंगा, तो ये आपने एक्सेप्ट कर लिया, मैंने ऑफर कर दिया, मैं प्रॉमिसर हो गई, आप प्रॉमिसी हो गए। ठीक है, और ऑफर हो गया, एक्सेप्टेंस हो गया, हमारा एग्रीमेंट बन गया, कॉन्ट्रैक्ट हो गया, टड़ा सब हो गया। सेकंड सिचुएशन में ना आपने बोला कि नहीं मैं खरीदूंगा, तो हाँ मैं खरीदूंगा लेकिन मैं 8 रुपए में खरीदूंगा। अब रिवर्स हो गई सिचुएशन, अब आप ऑफर दे रहे हो, मैं एक्सेप्ट करूंगी, 8 रुपए में बेचना है या नहीं बेचना है, मैं हाँ बोलूँ मैं ना बोलूँ, इस पर डिपेंड, सिचुएशन इस पर डिपेंड करती है। ठीक है, तो अब क्या हुए, आप हुए प्रॉमिसर और मैं हुई प्रॉमिसी, अगर मैंने एक्सेप्ट किया तो, अगर मैंने एक्सेप्टेंस दिया तो काउंटर ऑफर जैसे होता है पोजीशन रिवर्स हो जाती है। बाद में ऐसे हम लोग वो सेम चीज में नहीं चल सकते हैं कि हाँ मैं प्रॉमिसर रहूंगी और आप प्रॉमिसर रहोगे, नहीं, प्रॉमिसी रहोगे। अब सिचुएशन अपोजिट हो जाएगी, आप प्रॉमिसर होगे और मैं प्रॉमिसी होंगी अगर मैंने काउंटर ऑफर एक्सेप्ट कर लिया तो। सेकंड होता है इसके बाद में बी, दैट इज कॉल्ड एक्सेप्टेंस। मैंने जब प्रपोजल को हाँ कह दिया तो उसे एक्सेप्टेंस बोलेंगे, बी दैट इज कॉल्ड एक्सेप्टेंस। एक्सेप्टेंस होगा द पर्सन हु इज मेकिंग द, टू whom the proposal is made is give his assent, उसने हाँ बोल दिया, दैट इज कॉल्ड एक्सेप्टेंस। बस इतना ही है। हाँ, जब प्रपोजल एक्सेप्ट हो जाता है तो वो प्रॉमिस बन जाता है। प्रॉमिस इज इक्वल टू ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस, ये याद रखना। whenever I said promise, उसका मतलब होगा ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस, जो भी ऑफर हुआ था उसको एक्सेप्टेंस मिल चुका है। थर्ड आता है जो अभी अभी हमने समझा, प्रॉमिसर और प्रॉमिसी। ठीक है, तो हु इज प्रॉमिसर? सी, प्रॉमिसर, प्रॉमिसर वो होगा जिसने ऑफर दिया, हु मेड द ऑफर, ठीक है, और हु गिव द ऑफर वो होगा प्रॉमिसर, और जिसने लिया दैट इज कॉल्ड प्रॉमिसी, हु एक्सेप्ट्स। ठीक है, तो प्रॉमिसर और ई हमेशा याद रखना। ठीक है, प्रॉमिसर जिसने ऑफर मेड किया, प्रॉमिसी जिसने एक्सेप्टेंस दिया, ये हो गया प्रॉमिसर एंड प्रॉमिसी। फिर आता है अपना डी, कंसिडरेशन। कंसिडरेशन क्या होगा? जब भी हम प्रॉमिस देते हैं ना, तो कंसिडरेशन हमेशा प्रॉमिसी की तरफ से होगा प्रॉमिसर को, याद रखना। प्रॉमिसर प्रॉमिस दे रहा है वो कुछ करने के लिए, टू डू समथिंग और नॉट टू डू समथिंग टू गेट समवंस एसेंट, है ना।
तो हमेशा कैसे फ्लो होगा कंसिडरेशन? कंसिडरेशन हमेशा प्रॉमिस ही देगा प्रॉमिसर को। हाँ, अगर रेसिप्रोकल प्रॉमिसेस है कि इधर से भी प्रॉमिस हो रहा है और इधर से भी प्रॉमिस हो रहा है तो वो अलग बात है। अदरवाइज इन नॉर्मल सिचुएशंस हमेशा प्रॉमिसी की तरफ से प्रॉमिसर को कंसिडरेशन दिया जाता है। कंसिडरेशन का क्या मनी होना ज़रूरी है? नहीं। कंसिडरेशन का एडुकेट होना ज़रूरी है? नहीं। पर क्या कंसिडरेशन होना ज़रूरी है? हाँ, बिल्कुल ज़रूरी है। अगर कंसिडरेशन नहीं होगा तो वो ऑफर एक्सेप्टेंस वाला कोई किस्सा ही नहीं होगा, एग्रीमेंट ही नहीं होगा, कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं होगा, वो सीधे गिफ्ट हो जाएगा। ठीक है? तो हमेशा जब भी आप कंसिडरेशन की बात कर रहे हो तो कंसिडरेशन होना तो ज़रूरी है, बट मनी और एडुकेट होना ज़रूरी है, नहीं ज़रूरी है। मैंने बोला मेरे पास ब्लैक पेन है, मैं दूंगी, क्या आप मुझे रेड पेन दोगे उसके बदले? कंसिडरेशन मैं डिसाइड कर रही हूँ कि मुझे चाहिए क्या चाहिए उसके बदले, मेरी मर्जी है, मेरे को मनी नहीं चाहिए, मुझे तो रेड कलर का पेन चाहिए ब्लैक कलर के पेन के बदले। आपने बोला ठीक है मेरे पास है, मैं दे दूंगा, और इसके बदले आप मुझे ब्लैक वाला पेन दे दो। देन तो कंसिडरेशन किसकी तरफ से आ रहा है? मेरी तरफ से आ रहा है प्रॉमिस। कंसिडरेशन आ रहा है आपकी तरफ से, आप मेरे को रेड पेन दे रहे हो। ठीक है? अब कंसिडरेशन पास्ट हो सकता है, फ्यूचर हो सकता है, और प्रेजेंट भी हो सकता है, भी हो सकता है, प्रेजेंट भी हो सकता है। पता नहीं आज ये बहुत ज़्यादा हिल रहा है, सॉरी। हाँ, पास्ट कैसे हो सकता है? तुमने मुझे रेड पेन पहले दे दिया हो। देखो एक चीज़ याद रखना, कंसिडरेशन इज ऑलवेज ऑन डिजायर ऑफ द प्रोमिसर इन रिटर्न ऑफ प्रॉमिस। मैं लिख देती हूँ, कंसिडरेशन इज ऑलवेज ऑन डिजायर ऑफ प्रोमिसर इन रिटर्न ऑफ प्रॉमिस। मेरा पेन मेरा प्रॉमिस है, 10 रुपए कंसिडरेशन है। पेन रेड ब्लैक पेन मेरा प्रॉमिस है, रेड पेन मेरा कंसिडरेशन है। कैसे? मैं प्रॉमिसर हूँ तो मेरी डिजायर पे आएगा हमेशा, डिजायर ऑफ मी, डिजायर ऑफ प्रॉमिसर इन रिटर्न ऑफ प्रॉमिस, इस प्रॉमिस के रिटर्न में होगा। पास्ट तुमने पहले मेरे को रेड पेन दे दिया, मैंने बोला ठीक है तुमने मेरे को पहले रेड पेन दिया था, ये लो ब्लैक पेन ले लो, फिटोस। फ्यूचर कि आज, ठीक है आज तुम मेरा पेन ले लो तो मुझे कल रेड पेन दे देना, कल 10 रुपए दे देना, और जो भी मेरा मन करे कंसिडरेशन का वो। प्रेजेंट आज, अभी के अभी ये लो, और अभी के अभी मेरे को 10 रुपए दो, दैट इज कॉल्ड पास्ट। फ्यूचर प्रेजेंट कुछ भी हो सकता है, मनी होना ज़रूरी नहीं है, एडुकेट होना। 10 लाख की ज़मीन क्या मैं 10,000 में बेच सकती हूँ? हाँ बेच सकती हूँ, मेरी मर्जी, मैं बेचूंगी मेरी ज़मीन। एडुकेट होना ज़रूरी है? बिल्कुल ज़रूरी नहीं है। मनी होना ज़रूरी है? बिल्कुल ज़रूरी नहीं है। हमेशा याद रखना किसके डिज़ायर पे होगा? प्रॉमिसर के डिज़ायर पे होगा। प्रॉमिसर कौन होता है? जो प्रॉमिस ऑफर दे रहा है वो प्रॉमिसर होगा। मैं बार बार क्यों रिपीट करती हूँ? क्योंकि जब हम कोई चीज़ बार बार सुनते हैं तो वो चीज़ हमें याद होती जाती है। ठीक है? उसके बाद आएगा एग्रीमेंट क्या होता है। मैं चाहती ना तो ये मैं पहले भी समझा सकती थी कि एग्रीमेंट क्या होता है, बट वो मेरे को इसके साथ समझाना ही था तो मैंने स्किप किया ताकि वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं हो। इसका डेफिनेशन हाँ ई है, ई दैट इज कॉल्ड एग्रीमेंट। एग्रीमेंट कुछ नहीं होता, एग्रीमेंट इज लाइक प्रॉमिस प्लस कंसिडरेशन। अगर कंसिडरेशन नहीं होगा तो कोई चीज़ कभी एग्रीमेंट बनेगी ही नहीं। कंसिडरेशन एक बहुत इसेंशियल पार्ट है। प्रॉमिस, प्रॉमिस क्या होता है? प्रॉमिस होता है ऑफर एंड एक्सेप्टेंस। ठीक है? तो एग्रीमेंट इक्वल्स टू प्रॉमिस प्लस कंसिडरेशन, एंड प्रॉमिस इक्वल्स टू ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस, कुछ नहीं है। एफ बोले तो रेसिप्रोकल प्रॉमिसेस। तो मेरी स्पेलिंग बहुत दिक्कत है। पता है मैंने क्या किया? मैंने ना ये वीडियो पहले भी बनाई है, एंड मैं माइक ऑन करना भूल गई थी। जो ग्रीन लाइट दिख रही है यहाँ पे वो चल ही नहीं रही थी और मुझे पता नहीं चला, मैंने पूरा वीडियो बना दिया। ये मैं वीडियो दोबारा बना रही हूँ तो लाइक कर देना। रेसिप्रोकल प्रॉमिस क्या होता है? एक प्रॉमिस के बदले दूसरा प्रॉमिस। मैंने बोला मैं ये ब्लैक पेन तुमको दूंगी, तुमने बोला मैं रेड पेन तुमको दूंगा। ठीक है? हो गया। एक प्रॉमिस के बदले दूसरा प्रॉमिस, दैट इज कॉल्ड रेसिप्रोकल प्रॉमिसेस। यहाँ कंसिडरेशन कैसे फ्लो होगा? कंसिडरेशन दोनों तरफ से, प्रॉमिसेस भी दोनों तरफ से फ्लो हो रहे हैं, कंसिडरेशन भी दोनों तरफ से फ्लो होगा। व्हेन टू पर्सन पीपल, देखो मैं बार बार नोट्स रिफर कर रही हूँ, तुम्हारे लिए ही कर रही हूँ, मैं एआई नहीं हूँ, मुझे सब याद नहीं रहता है।
बाकी लोगों के पास एडुकैम्प होते हैं, उनके पास में लिखी हुई होती है डेफिनेशन, मेरे को रेफर करनी पड़ती है। When two people make promise to each other, those promises are reciprocal promises. मैंने तुमको प्रॉमिस किया, तुमने मेरे को कर दिया, तो रेसिप्रोकल प्रॉमिस हो गया। फिर आएगा जी, दैट इज कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए, वॉइड, वॉइड एग्रीमेंट, वॉइड एग्रीमेंट। वॉइड एग्रीमेंट क्या होगा? एग्रीमेंट किसी को समझ नहीं आएगा, एग्रीमेंट बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, बस प्रॉमिस प्लस कंसिडरेशन होता है। क्योंकि एग्रीमेंट पे मैंने बहुत बड़े बड़े वीडियोस देखे हैं, मुझे लगा नहीं कि बहुत हुआ है कोई कि इसको बहुत ज़्यादा समझना बहुत ऐसा है कि नहीं भाई नहीं समझ आ रहा। वॉइड एग्रीमेंट, वॉइड एग्रीमेंट क्या होता है ना, जब नॉर्मल अपना एग्रीमेंट होता है, एग्रीमेंट प्लस अनलॉफुल या इलीगल हो जाए, या और इलीगल, क्या हो गया? मैंने ना एग्रीमेंट तुमसे जब तक पेन का था ना, तब तक वो आराम से एग्रीमेंट बन गया। अब दो चीज़ होती है, वॉइड एग्रीमेंट को वॉइड कॉन्ट्रैक्ट से कभी कंफ्यूज मत करना, क्योंकि अगर वॉइड एग्रीमेंट कभी कॉन्ट्रैक्ट बन ही नहीं सकते, इम्पॉसिबल है, लाइक नेक्स्ट इम्पॉसिबल नहीं है, इम्पॉसिबल नहीं, नॉन पॉसिबल है, अनपॉसिबल है, ठीक है। एग्रीमेंट के अंदर मैंने तुमको बोला कि मेरे को पेन बेचना है 10 रुपए के बदले, सब ठीक है, हम कल को जाके इसको कॉन्ट्रैक्ट भी बना सकते हैं, हम चाहे ना तो इसे लीगलाइज भी कर सकते हैं, तुम चाहो तो मुझे सू कर सकते हो, मैं चाहूँ तो तुम्हें सू कर सकती हूँ, तो तुमने पैसे नहीं दिए, मैंने पेन नहीं दिया, फ्रॉड हुआ, ये हुआ वो हुआ। बट अगर मैं इस पेन की जगह तुमको बोलूँ मैं 1 किलो ड्रग्स बेच नहीं बन सकता है, मैंने तुमको 1 किलो ड्रग्स बेची और मैंने बोला 1 किलो ड्रग्स तुम मुझे 1 करोड़ में दे दो। अब क्या, मैंने मान लो तुम्हें ड्रग्स बेच दी, तुमने मुझे पैसे नहीं दिए, या तुमने मुझे पैसे दे दिए, मैंने बोला ठीक है 50 लैक्स ना, तुम मुझे 50 लाख रुपए तुम मुझे एडवांस में दे दो, बाकी ड्रग्स बेचने के बाद बाकी 50 लाख दे देना। मैंने ड्रग्स भेजी ही नहीं, 50 लाख लेके मतलब मैं हो गई, इधर उधर हो गई, भाग गई मैं। क्या तुम लोग मुझे सू कर सकते हो? क्या तुम पुलिस में कंप्लेन कर सकते हो कि इसने मुझे ना हमारे तो एग्रीमेंट हुआ था, हमारा कॉन्ट्रैक्ट हुआ था, हमें ड्रग्स बेची नहीं? नहीं, क्योंकि उसमें एक इलीगल या अनलॉफुल कोई कंसिडरेशन है, या तो कंसिडरेशन अनलॉफुल हो सकता है प्रॉमिस। यहाँ पे मेरा 1 करोड़ तो ठीक है, बट मेरा प्रॉमिस क्या है कि मैं प्रॉमिस कर रही हूँ तुमको ड्रग्स, वो इलीगल हो गया। या हो सकता है मैंने तुमको बोला कि मैं तुमको पैसे देती हूँ, इस बार भी प्रॉमिस मेरी तरफ से मैं ऑफर मेक कर रही हूँ, अब जरूरी नहीं है मनी, क्या प्रॉमिस हो सकता है? हाँ, मनी प्रॉमिस हो सकता है। हमेशा मैं, यानी कि जिस जो तुम्हें ऑफर दे रहा है, कंसिडरेशन उसको मिलेगा, उसकी तरफ से प्रॉमिस आएगा और सामने वाले की तरफ से कंसिडरेशन आएगा, ठीक है। ये बात हमेशा याद रखना, ये मत सोचना सामने से पैसा आ रहा है, ओहो पैसा तो कंसिडरेशन होगा, नहीं, पैसा कंसिडरेशन नहीं होता है। फिर बता रही हूँ, पैसा कंसिडरेशन नहीं होता है, प्रॉमिसर की तरफ से फ्लो करता है, प्रॉमिसी की तरफ से फ्लो करता है प्रॉमिसर को, बस इतना याद रखना है। मैंने बोला मैं तुमको 50 लाख दूंगी, तुमको जाके कोई एबीसी करके कोई बंदा है उसका मर्डर कर देना है, ठीक है। अब यहाँ पे पैसे तो ठीक है, पैसे तो लीगल ही है, बट क्या कंसिडरेशन लीगल है? नहीं, वो इलीगल है, तुम किसी का मर्डर नहीं करवा सकती हो, तो वो हमेशा वॉइड एग्रीमेंट होगा। कोई भी ऐसा एग्रीमेंट जिसके अंदर कुछ भी इलीगल हो, कुछ भी अनलॉफुल हो, वो हमेशा वॉइड एग्रीमेंट होता है। फिर आएगा एच, दैट इज कॉल्ड कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट इक्वल्स टू एग्रीमेंट प्लस इन्फोर्सिबल बाय लॉ, यानी कि कोई भी ऐसा एग्रीमेंट जिसे मैं लॉ से इन्फोर्स करवा सकती हूँ। मैंने अभी पेन का एग्जांपल दिया, या मैंने एक प्रॉपर्टी बेची तुमको, मैंने 10 लाख रुपए की एक प्रॉपर्टी बेची और तुमने मेरे को पैसे ही नहीं दिए, तो क्या मैं कोर्ट में जा सकती हूँ? क्या मैं पुलिस में कंप्लेन कर सकती हूँ? हाँ मैं कर सकती हूँ। क्या, क्यों? क्योंकि वो इन्फोर्सेबल बाय लॉ है, वो प्रॉपरली इलीगल है, उसके अंदर प्रॉमिस है, उसमें कंसिडरेशन है, तुमने दिया नहीं वो अलग बात है, बट है उसमें, ठीक है। तो क्या हो सकता है? हाँ हो सकता है, इन्फोर्सेबल बाय लॉ, ठीक है। और एग्रीमेंट तो है ही, क्योंकि प्रॉमिस भी है, कंसिडरेशन भी है, मांगा तो था ही ना, मैंने दिया नहीं अलग बात है। तो इसे लाइट आ गई, तो इसे बोलेंगे कॉन्ट्रैक्ट, जहाँ पे एग्रीमेंट लॉ से इन्फोर्सेबल हो सकता है, GHI। ये है वॉइड एबल कॉन्ट्रैक्ट। वॉइड एबल कॉन्ट्रैक्ट क्या होते हैं? ये वॉइड होने के लिए एबल होते हैं, इसको अलग अलग पढ़ते हैं, ठीक है। यानी कि हम इसे, वॉइड का मतलब पता है ना, नल एंड वॉइड, हम इसको मान्य ही नहीं करते। जस्ट गिव मी अ सेकंड, दरवाजा बंद कर दूं, है ना, कि ये तो वॉइड है, हम इनको मान्य ही नहीं
करते, नल एंड वॉइड है, जिस दिन से शुरू हुआ उस दिन से खत्म हो गया। वॉइड का मतलब मेरे को लगता है सबको पता होगा, वॉइड मतलब होता है अमान्य। फिर भी लिख देती हूँ, कुछ लोग हिंदी में भी पढ़ते हैं अमान्य। शायद मैं मान्य की स्पेलिंग गलत लिख रही हूँ, मैं स्पेलिंग के साथ बड़ी बुरी हूँ। अमान्य, मेरे को माफ़ कर देना अगर मैंने हिंदी में गलत स्पेलिंग लिखी हो तो, सॉरी। हाँ, वॉइडेबल अमान्य, यानी कि जो अमान्य होने के योग्य हो उसे बोलेंगे वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। कब होगा? कोर्जन हुआ हो, अनड्यू इन्फ्लुएंस हुआ हो, ये भी हम पढ़ेंगे। इसमें डेफिनेशन 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 ये सब डेफिनेशन, कोर्जन, अनड्यू इन्फ्लुएंस, मिस्टेक, फ्रॉड, मिस रिप्रेजेंटेशन, ऐसा कुछ भी हो ना तो वॉइडेबल हो जाता है, यानी कि अमान्य है नहीं पर वो अमान्य होने के योग्य है। यानी कि मैंने ना तुम लोगों को गन पॉइंट पे रख के और जबरदस्ती अपना पेन बेच दिया, ठीक है, और उसके बदले पैसे ले लिए। तुम्हें नहीं खरीदना था, तुमने बोला हमें खरीदना ही नहीं है, मतलब नहीं खरीदना, ठीक है, तो तुम यहाँ से सीधे क्या करोगे? पुलिस के पास जाओगे, मेरी कंप्लेन करोगे, कोर्ट में जाओगे, कोर्ट मेरे को मेरा पेन वापस देगा और तुमको तुम्हारे पैसे वापस दिलवा देगा, ठीक है, सिंपल। या फिर तुम ये भी कर सकते हो, तुमने बोला अब ठीक है यार अभी पेन है हम लिख लेंगे, कुछ तो काम आएगा ही ना, तुम नहीं जाना क्योंकि तुम्हें पैसे तो मिले ही हैं, ऐसा नहीं तुम्हें पैसे नहीं मिले, तुम्हें पैसे तो मिले ही हैं, भले जबरदस्ती दिए गए हो, सॉरी, पेन तो मिला ही है, भले जबरदस्ती दिया गया हो तुम्हारे पैसे छीन के, बट मिला ही है। तो तुम्हारे पास दोनों ऑप्शन है, तो तुम्हारे ऑप्शन के ऊपर ये कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल होगा, वॉइड या वॉइडेबल होगा, तुम्हारे ऑप्शन के ऊपर। मेरे ऑप्शन पे नहीं, मैंने तो जबरदस्ती की है, मेरा कोई लेना देना नहीं है, मैं जबरदस्ती कर चुकी हूँ, तुम्हारी मर्जी है क्या तुम्हें कॉन्ट्रैक्ट बनाए रखना है या इसको वॉइड बना देना है। सो voidable contract is void contract, valid contract until one party choose to cancel it। ये भी मैं लिख देती हूँ, कहाँ गया मेरा, is valid contract until one party, नहीं until नहीं, which one party choose to cancel। क्या ऐसे until और विच में इतना डिफरेंस हो गया? अंटिल वन पार्टी का मतलब कि कोई एक पार्टी उसे कैंसिल करने की चॉइस, मतलब चूज कर ले कि हमें उसे कैंसिल करना है। बट विच का मतलब ये हो गया कि एक पार्टी, यानी कि हम दोनों में से किसके पास ये सुप्रीम पावर है कि कैंसिल कर सकते हैं? आपके पास है, क्योंकि आपके साथ कोर्जन हुआ है। अगर यही कोर्जन मेरे साथ हुआ होता कि हम पैसे देंगे उसके बदले तुम चुपचाप पेन दे दो और गन पॉइंट पे होती मैं, ठीक है, तो क्या होता? तो सीधे सीधे मैं कैंसिल कर पाती, यानी जिसके साथ भी हुआ है कोर्जन, अनडू इन्फ्लुएंस, फ्रॉड, मिसरिप्रेजेंटेशन, मिस्टेक, है ना, कुछ भी ऐसा कुछ हुआ है ना, तो उसको हम बोलेंगे उसके पास ऑटोमेटिकली ये पावर चली जाएगी कि वो चाहे तो इस वॉइड एबल कॉन्ट्रैक्ट को वैलिड होते हुए भी वॉइड कर सकते हैं। लिख देती हूँ, अमान्य होने योग्य, यानी कि ये अमान्य होने के योग्य होता है, चाहो तो एक पार्टी कर सकती है जिसके साथ गलत हुआ हो, ठीक है। लास्ट है अपना, जे हुआ वॉइड कॉन्ट्रैक्ट। वॉइड कॉन्ट्रैक्ट आर वैलिड कॉन्ट्रैक्ट that loses their enforceability due to subsequent event। मेरी राइटिंग समझ नहीं आएगी, नहीं आए तो आर वैलिड कॉन्ट्रैक्ट दैट लूजेस देयर इन्फोर्सिबिलिटी ड्यू टू सब्सिक्वेंट इवेंट। हमने पहले ही पढ़ा था, अगर कोई भी एग्रीमेंट है वो वॉइड है, यानी कि इलीगल है, उसके अंदर या तो कंसिडरेशन इलीगल है या तो उसमें प्रॉमिस इलीगल है, तो उस टाइम पे क्या होता है, वो कभी कॉन्ट्रैक्ट बनेगा ही नहीं। लेकिन जो वॉइड कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं ना, वो हमेशा स्टार्टिंग में जब बनते हैं तब तक तो वो एकदम वैलिड होता है,
लेकिन कुछ ऐसा सब्सिक्वेंट इवेंट हो जाता है जिसकी वजह से वो अपनी इन्फोर्सेबिलिटी लूज कर देते हैं, अब उनको हम परफॉर्म नहीं कर सकते। मेरे पास एक बहुत बड़ी ज़मीन है, मैंने उसके ऊपर ना मैरिज गार्डन बनाने का सोचा, तो मैंने उसमें प्रॉपर स्ट्रक्चर वगैरह बना दिया, सब कर दिया, और मेरे को कॉन्ट्रैक्ट भी मिल गया एक मैरिज का, ठीक है, कंसिडरेशन भी हो गया, पर्पस भी लीगल है, एग्रीमेंट है, प्रॉपर कॉन्ट्रैक्ट बना उसका। लेकिन एक रात पहले उसमें आग लग गई। सॉरी, एक रात पहले उसमें आग लग गई, तो क्या मैं उसे अगले दिन परफॉर्म कर सकती हूँ मैरिज को? नहीं। क्या उसने अपनी इन्फोर्सिबिलिटी खो दी? क्योंकि अब मैं परफॉर्म ही नहीं कर सकती हूँ, मैं चाहती हूँ परफॉर्म करना, पर मैं कर ही नहीं सकती, आग लग गई है, उसके अंदर कुछ बचा ही नहीं है वहाँ पे, कहाँ क्या कैसे करेंगे? तो एक सब्सिक्वेंट इवेंट हुआ जिसकी वजह से वो इन्फोर्सिएबल अनइन्फोर्सिएबल हो गया। इतना सा होता है वर्ड कॉन्ट्रैक्ट, और कुछ नहीं। जब वो बना तो वो प्रॉपरली लीगल था। इसके अलावा मान लो मेरे पास एक दुकान है और मेरे को ना बहुत सारे पॉलिथीन बैग्स की ज़रूरत है। सॉरी, मेरे को ना बहुत सारे पॉलिथीन बैग्स की ज़रूरत है। मैंने एक बड़ी सी जो प्लास्टिक बैग की कंपनी होती है, मैंने उनको कॉन्ट्रैक्ट दिया, ठीक है। मैंने बोला कि आप मेरे को दोगे, मैंने उनको ऑफर दिया कि मेरे पास ना इतने पैसे हैं और मैं आपके बैग्स खरीदना चाहती हूँ कि आप खरीदोगे। मैं हूँ प्रॉमिसर, क्योंकि मैं प्रपोजल दे रही हूँ, मैं ऑफर दे रही हूँ। उन्होंने एक्सेप्ट किया कि हाँ ठीक है, हम आपको बेच देंगे, तो उन्होंने कंसिडरेशन में मेरे को पॉलिथीन बैग्स दे दिए। बाद में जाके एक रात पहले गवर्नमेंट ने ना पॉलिथीन बैग्स बैन कर दिए कि यहाँ पे अलाउड ही नहीं है, आप यूज़ ही नहीं कर सकते। मेरे को नहीं चाहिए, मैंने उनको मना कर दिया, उन्होंने बोला नहीं नहीं नहीं, हमने तो बना लिया, अब आपको खरीदने पड़ेंगे। क्या वो मेरे को बाद में कोर्ट में जाके बाइंड कर सकते हैं कि नहीं नहीं आप इनको बोलो, इनको खरीदे और हमको पैसे दें, हमने तो बना लिए? मैं सीधे सीधे बोल सकती हूँ कि भाई वो वॉइड कॉन्ट्रैक्ट हो चुका है। पहले वो लीगल था तो मैंने आपको कॉन्ट्रैक्ट बनाया था, वो चीज़ ही इलीगल हो गई है, तो मैं कैसे करूँ? तो क्या मैं बाइंड की जा सकती हूँ? नहीं, मैं नहीं की जा सकती, क्योंकि वो अपनी इन्फोर्सिबिलिटी लूज कर चुका है। सिंपल। ये सेक्शन 2 में जो इंटरप्रिटेशन क्लॉज है उसके अंदर हमने सब पढ़ लिया, एग्रीमेंट पढ़ लिया, कॉन्ट्रैक्ट, वॉइड एग्रीमेंट, वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट्स, प्रॉमिसर, प्रॉमिसी। किसी को भी डाउट हो फिर बता देती हूँ। प्रॉमिसर इक्वल्स टू जो ऑफर दे रहा है वो, और प्रॉमिसी जो एक्सेप्ट कर रहा है वो। हमेशा याद रखना, भूलना मत, बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आगे जाके सी और के अंदर अगर कंफ्यूज हो गए ना तो बहुत ज़्यादा मुश्किल होने वाली है, क्योंकि ये चीज़ें बहुत ज़रूरी है। सेक्शन 3, सेक्शन 3 ना कुछ ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, बस ये कम्युनिकेशन के बारे में बात कर रहा है। ये कह रहा है कि दिल में तो आपके अगर चल रहा है कि मेरे को कुछ खरीदना है, मेरे को कुछ बेचना है, सामने वाले को सपना तो आएगा नहीं, आपको कम्युनिकेट करना पड़ेगा। तो सेक्शन 3 बात कर रहा है कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन किसका? कम्युनिकेशन प्रपोजल का, कम्युनिकेशन एक्सेप्टेंस का, कम्युनिकेशन रिवोकेशन का। इनको ना कम्युनिकेट करना ज़रूरी है। मेरे को प्रपोजल देना है, रात को सपने में तो आएगा नहीं, मेरे को ही कम्युनिकेट करना पड़ेगा। कम्युनिकेशन कैसे होगा? बाय वर्ड्स होगा, बाय जेस्चर होगा, या बाय एक्शन होगा। मैं एक मॉल में गई, वहाँ के है ना बहुत सारी चीज़ें वहाँ पे मॉल में रखी हुई है, क्या वो खरीदने के लिए है? क्या मुझे किसी ने बताया वो खरीदने के लिए? नहीं, पर वो वहाँ पे रखी है तो वो डेफिनेटली बेचने के लिए। क्या मैं उठा के उसे काउंटर पे रखा, तो क्या मेरे को उसको बोलना पड़ेगा कि भैया ये भी ले लो, ये भी ले लो, ये भी बेचना है, ये सॉरी ये भी खरीदना है, ये भी खरीदना है, इसको भी स्कैन करो? नहीं ना। मैंने अगर काउंटर पे रखा, इसका मतलब मुझे खरीदना है, उसने स्कैन करा और उसने मेरे को बिल दिया, तो क्या उसको बोलना पड़ेगा कि भैया बिल पे करो? मेरे को पता है कि बिल दिया है, मैं पे करके निकल जाऊंगी। तो बाय एक्शन भी कम्युनिकेशन हो सकता है, बाय वर्ड्स तो ऑटोमेटिकली, ये पेन मुझे बेचना है, क्या आप खरीदोगे? कम्युनिकेशन हो गया। अब जब भी आप ये वीडियो देखोगे आपको समझेगा, अगर आपको खरीदना होगा आप मेरे को कमेंट कर दोगे कि हाँ भाई हमें पेन खरीदना है, हो गया बस। ये कम्युनिकेशन की बात कर रहा है। सेक्शन 4 बोल रहा है कम्युनिकेशन व्हेन कंप्लीटेड। कम्युनिकेशन कंप्लीट कैसे होगा? कम्युनिकेशन व्हेन कंप्लीटेड। अब कम्युनिकेशन भी किस किस का होगा? कम्युनिकेशन होगा प्रपोजल का। तो जब प्रपोजल का कम्युनिकेशन होगा, तो हमारे केस में प्रपोजल क्या है? मैं ये पेन बेचना चाहती हूँ, क्या आप लोग खरीदोगे? तो ये मैंने कम्युनिकेट किया, लेकिन कंप्लीट कब होगा? व्हेन इट कम टू द नॉलेज ऑफ
प्रोमिसी, प्रोमिसी, प्रोमिसी यानी कि आप लोग, मैंने ये पेन बेचने का बोला, मैंने वीडियो आज बनाई, हो सकता है मैं इसको कल जाके पोस्ट करूँ, हो सकता है आप परसों देखो या उसके बाद भी देखो, ठीक है। तो ये मेरा ऑफर तब तक कम्युनिकेट नहीं होगा, तब तक कंप्लीट नहीं होगा जब तक आप ये वीडियो देख नहीं लेते हो, जब तक आपको ये नहीं पता चल जाता कि मैं इसे बेचना चाहती हूँ। तो कम्युनिकेशन ऑफ प्रपोजल हमेशा तब कंप्लीट। अब आएगा एक्सेप्टेंस। एक्सेप्टेंस का कब कंप्लीट होगा? एक्सेप्टेंस में भी ना दो होते हैं, एक तो होता है अगेंस्ट प्रपोजर, यानी सॉरी प्रपोजर भी बोल सकते हैं, प्रॉमिसर। प्रॉमिसर कौन होगा? जिसने ऑफर दिया। अगेंस्ट प्रॉमिसी, प्रॉमिसी कौन? जिसने एक्सेप्ट किया। ओ का मतलब जिसने ऑफर दिया और ए का मतलब जिसने एक्सेप्ट किया। इसके अगेंस्ट तब कंप्लीट होगा व्हेन पुट इनटू ट्रांसमिशन, पुट इनटू ट्रांसमिशन, व्हेन रिसीव्ड बाय प्रॉमिसर। हाँ, ये पेन का ऑफर है। मैं हमेशा एक ही एग्जांपल क्यों यूज कर रही हूँ? क्योंकि एक एग्जांपल देने से ना चीजें बेटर क्लियर रहती है। अगेंस्ट प्रपोजर यहाँ पे हमेशा, ठीक है, पूरा एग्जांपल पूरा। अभी इसके बाद ना एक दो सेक्शन आने वाला है, रिवोकेशन आने वाला है, रिवोकेशन कैसे हो सकता है, कब तक हो सकता है, सब आने वाला है, उसमें हम एक ही एग्जांपल देखेंगे, ठीक है। ये पेन वाला, मेरे को ये पेन बेचना है। अगर मैं प्रॉमिस सर बोलूँ तो मैं अपने आप की बात कर रही हूँ, अगर मैं प्रॉमिस सी बोलूँ तो मैं आप लोगों की बात कर रही हूँ। याद रखना, मेरे अगेंस्ट कब एक्सेप्टेंस कंप्लीट हो जाएगा? जैसे ही आप लोगों ने ट्रांसमिशन में पुट किया, यानी कि मैंने बोला कि मैं ये पेन है ना आपको बेचना चाहती हूँ, और जिस जिसको खरीदना है ना वो इंसान मुझे लेटर लिख दो, ठीक है। आपने जैसे ही मुझे लेटर लिखा, आपने उसे उसमें लेटर बॉक्स में डाला, अब आपके हाथ के बाहर हो चुका है। अब क्या आप उसे वापस निकाल के, क्या आप उसको फाड़ सकते हो या फिर आप उसे बदल सकते हो? नहीं, ऐसा कुछ नहीं कर सकते। वो चला गया, वो आ गया मेरे पास, आप कुछ नहीं कर सकते हो। तो जैसे ही आपने अपने एसेंट को, अपनी हाँ को मेरे को लेटर में लिख के आपने जैसे ही पोस्ट किया, एट द सेम मोमेंट वो मेरे अगेंस्ट कंप्लीट हो चुका है एक्सेप्टेंस, क्योंकि वो आपके पावर से बाहर हो चुका है। प्रोमिसी यानी आपके बिहाफ पे वो कब कंप्लीट होगा? जैसे ही वो मेरे को रिसीव होगा। अब तक वो मेरे, सिर्फ जब आपने पोस्ट बॉक्स में डाला तो वो मेरे बिहाफ पे एक्सेप्टेंस कंप्लीट हो गया था। जिस मोमेंट पे वो मुझे मिल गया, वो आपके बिहाफ पे भी कंप्लीट हो चुका है, आपके अगेंस्ट भी कंप्लीट हो चुका है। थर्ड है रिवोकेशन। रिवोकेशन, रिवोकेशन भी कैसे कंप्लीट होगा? अगेंस्ट हु मेक इट। अब ना दो चीजें हैं, ऐसा तो है नहीं कि एक्सेप्ट करने वाला वही रहने वाला है, ऑफर देने वाला वही रहने वाला है, एक्सेप्ट करने वाला वही रहने वाला है। रिवोकेशन तो किसी भी साइड से आ सकता है ना। हो सकता है मैंने पेन बेचने का प्लान कैंसिल कर दिया, आपने खरीदने का प्लान कैंसिल कर दिया, तो आप मेरे को रिवोकेशन भेजो या मैं आपको रिवोकेशन भेजूं, हो सकता है। अगेंस्ट हु रिसीव इट, तो जो रिवोकेशन भेज रहा है, जो रिवोकेशन बोल रहा है कि मेरे को मेरा प्रपोजल रिवोक करना है, मेरे को अपना एक्सेप्टेंस रिवोक करना है, व्हेन पुट इनटू ट्रांसमिशन। ट्रांसमिशन व्हेन ही रिसीव इट। ये अलग अलग है, देख लेना। हाँ, अब ना अगेंस्ट हु मेक इट व्हेन पुट इनटू ट्रांसमिशन, मैंने रिवोकेशन किया मेरे प्रपोजल का, मेरे को ये पेन नहीं बेचना है। जिस मोमेंट पे मैंने इसे ट्रांसमिशन में पुट कर दिया, जिस मोमेंट पे मैंने ऑनलाइन वो वीडियो डाल दी, आपने देखी नहीं देखी मेरा काम नहीं है, मैंने तो उसे ट्रांसमिशन में पुट कर दिया ना, तो मेरी तरफ से वो रिवोक हो चुका है। अगेंस्ट हु रिसीव इट, आप लोग रिसीव कर रहे हो इस रिवोकेशन को, तो जैसे ही आपने रिसीव किया, जैसे ही आपने वो वीडियो देखी, आपने वो रिवोकेशन रिसीव कर लिया। एक्सेप्ट होगा नहीं होगा वो हम बाद में देखेंगे। क्या हुआ? तीन चीजें हैं, सेक्शन 4 में हमने तीन चीजें पढ़ी। कम्युनिकेशन कैसे होगा, तीन चीजों का कम्युनिकेशन करना होता है, मैं वापस लिख देती हूँ। एक तो प्रपोजल का करना होता है, एक एक्सेप्टेंस का कम्युनिकेशन करना होता है, एक रिवोकेशन का करना होता है। प्रपोजल का रिवोकेशन
प्रपोजल का रिवोकेशन नहीं, प्रपोजल का कम्युनिकेशन। प्रपोजल का कम्युनिकेशन कब होगा? जिस मोमेंट पे आपको वो प्रपोजल मिलेगा, मेरी वीडियो आप देखोगे, आपको ये पेन खरीदने बेचने वाली जो भी सूचना मिलेगी, उसी टाइम पे मेरी तरफ से, आपकी तरफ से, सबकी तरफ से कम्युनिकेशन कंप्लीट हो जाएगा जब आपकी नॉलेज में आ जाएगा, यानी कि प्रॉमिसी की नॉलेज में आ जाएगा। एक्सेप्टेंस अगेंस्ट प्रॉमिसर एंड अगेंस्ट प्रॉमिसिंग। प्रॉमिसर व्हेन पुट इनटू ट्रांसमिशन, एज अगेंस्ट मी, आपने जैसे ही एक्सेप्ट किया तो आपका एक्सेप्टेंस मेरे अगेंस्ट कब मान लिया जाएगा, कब कम्युनिकेट हो जाएगा? जब आपने उस लेटर को ट्रांसमिट किया, ट्रांसमिशन में डाला, पोस्ट किया। आपके अगेंस्ट जब मैंने उसे रिसीव कर लिया। एकदम इसके अपोजिट है रिवोकेशन वाला। जो भी इंसान रिवोक कर रहा है, जैसे उसने ट्रांसमिशन में पुट किया उसके अगेंस्ट रिवोकेशन कम्युनिकेट हो जाएगा, और जैसे ही जो रिसीव कर रहा है उसने रिसीव किया, उसके अगेंस्ट भी रिवोकेशन कम्युनिकेट हो जाएगा। अब आता है रिवोकेशन, फिफ्थ वाला जो है। एक तो मैं इतनी सॉरियाँ बोलनी पड़ती है मेरे को, मैं चीज़ें इतनी गिराती हूँ ना जिसकी हद नहीं है। मैं उल्टे काम भी बहुत करती हूँ। पहले मैं वीडियो, बहुत बार ऐसा होता है मैं वीडियो बना लेती हूँ, उसके बाद में ना मैं या तो उसे डालना भूल जाती हूँ, या वीडियो में मैं इतनी गड़बड़ में कभी वीडियो ऑन करना भूल जाती हूँ, कभी मैं वॉइस ऑन करना भूल जाती हूँ, ऐसा। सेक्शन 5 रिवोकेशन। रिवोकेशन हमें दो चीज़ का करना होता है, तो या तो प्रपोजल का कर सकते हैं, यानी कि प्रॉमिसर जिसने ऑफर दिया है या तो वो अपना ऑफर ही रिवोक कर ले, या जिसने एक्सेप्टेंस दिया है वो अपना एक्सेप्टेंस रिवोक कर ले। दो ही चीज़ें हो सकती हैं। अब बुक की लैंग्वेज में लिखा है प्रपोजल कैन बी रिवोक एट एनी टाइम बिफोर द एक्सेप्टेंस इज कंप्लीटेड अगेंस्ट द प्रपोजर, है ना। बड़ी डिफिकल्ट लैंग्वेज है, सीधी सिंपल लैंग्वेज में समझाते हैं। प्रपोजल को आप कब तक रिवोक कर सकते हो? बिफोर एक्सेप्टेंस। बस इतनी सी बात है। बिफोर एक्सेप्टेंस यानी किसके बिहाफ पर एक्सेप्टेंस? जैसे ही एक्सेप्ट करने वाले ने, यानी आप लोगों ने मेरे को रिवोक करना है प्रपोजल, मैं कब तक रिवोक कर सकती हूँ? जब तक आप एक्सेप्ट करके मुझे लेटर लिख के, आप जब तक पोस्ट बॉक्स में वो लेटर नहीं डाल देते। आपके हाथ में है एक्सेप्ट करना ना करना, तो आप जब तक एक्सेप्ट करो, क्योंकि एज अगेंस्ट द प्रपोजर क्या होगा? एज अगेंस्ट द प्रपोजर हमारा एक्सेप्टेंस कब कंप्लीट हो रहा था सेक्शन 4 में? जब आप उस लेटर को पोस्ट कर रहे थे, यानी कि आपने एक्सेप्टेंस किया। तो आप जब तक एक्सेप्ट करो उसके पहले पहले मैं रिवोकेशन कर सकती हूँ, उसके बाद मैं रिवोकेशन नहीं कर सकती हूँ, क्योंकि प्रपोजल आप एक्सेप्ट ही कर चुके हो, वो प्रॉमिस बन चुका है, अब मैं उसको क्या ही एक्सेप्ट करूंगी। मेरे अगेंस्ट तो बन चुका है ना कम से कम। तो जब तक आप एक्सेप्ट नहीं करो तब तक, बुकिश लैंग्वेज में बोले, बिफोर एनी टाइम बिफोर, सॉरी, एनी टाइम बिफोर द एक्सेप्टेंस इज कंप्लीटेड ऑन अगेंस्ट द प्रपोजर, यानी कि जब तक आप उस लेटर को, एग्जाम्पल दिया था ना, उस लेटर को जब तक आप पोस्ट बॉक्स में नहीं डालो, तब तक मैं चाहूँ तो अपना प्रपोजल रिवोक कर सकती हूँ, उसके बाद रिवोक नहीं कर सकती हूँ। एक्सेप्टेंस, एक्सेप्टेंस आप लोग कब तक रिवोक कर सकते हो? बुकिश लैंग्वेज अगेन यही चीज बोल रही है, acceptance can be revoked at any time before the acceptance is completed against the promisee, यानी कि before I receive, I यानी कि before promisee, promiser receive the एक्सेप्टेंस। अब ये कहीं पे भी बुक में नहीं लिखा है, आपको लगे कि नहीं मैं गलत नहीं बोल रही हूँ, वो चीज़ जो वहाँ पे लिखी है ना, मैं नॉर्मल लैंग्वेज में बता रही हूँ। अगेन बताती हूँ, प्रपोजल का रिवोकेशन मैं कब तक कर सकती हूँ? मैं अपना दिया हुआ ये पेन बेचने का प्रपोजल कब तक रिवोक कर सकती हूँ? जब तक आप एक्सेप्ट ना कर लो। जिस मोमेंट पे आपने वो लेटर लिखा, आपने उसे पोस्ट बॉक्स में डाला, उस मोमेंट तक मैं चाहूँ तो रिवोक कर सकती हूँ, उसके बाद मैं रिवोक नहीं कर पाऊंगी। एक्सेप्टेंस आप लोग कब तक रिवोक कर सकते हो? जब तक वो लेटर मुझे ना पहुंचे। आपके अगेंस्ट कब कंप्लीट हो रहा है? बुक के अंदर लिखा है ना कि प्रॉमिसी के अगेंस्ट कंप्लीट होना चाहिए। प्रॉमिसी के अगेंस्ट यानी आपके अगेंस्ट कब कंप्लीट हो रहा है? जब वो लेटर मुझ तक पहुंच रहा है। मुझ तक वो लेटर पहुंचे उससे पहले आप रिवोक करो तो आपने कर लिया, वरना आप रिवोक नहीं कर सकते हो। सिंपल एंड सॉर्टेड। बुक में इतना मत, पता नहीं मेरे को, ये भी रिवोकेशन की बात कर रहे हैं, बट ये स्पेसिफिकली रिवोकेशन ऑफ प्रपोजल की बात कर रहे हैं। रिवोकेशन ऑफ प्रपोजल कैसे होगा? रिवोकेशन ऑफ प्रपोजल क्या सिर्फ मैं ही रिवोक कर सकती हूँ? क्या ऑटोमेटिकली रिवोक नहीं हो सकता? क्योंकि हमने सेक्शन 5 में पढ़ा है कि मैं रिवोक तो कर सकती हूँ। कब तक कर सकती हूँ? जब तक आप एक्सेप्ट नहीं करो तब तक कर सकती हूँ।
क्या नॉर्मली हो सकता है? हाँ हो सकता है। पहला जो है ना वो है नोटिस। मैं अगर आपको नोटिस दे दूं, जो सेक्शन 5 में हमने देखा था हम कब तक रिवोक कर सकते हैं, तो उसके अंदर मैं आपको नोटिस भेज दूं कि मैं ये रिवोक करना चाहती हूँ, तो रिवोक हो जाएगा। 2, लैप्स ऑफ टाइम। लैप्स ऑफ टाइम कैसे? मैंने आपको बोला मेरे को नहीं पता कि ये वीडियो आप मेरी कब देखोगे, बट ये ऑफर ना 1 महीने तक वैलिड होगा। हो सकता है ना आप 1 महीने बाद ये वीडियो देखो, तो अगर आप 1 महीने बाद ये वीडियो देखोगे तो क्या लैप्स ऑफ टाइम हो जाएगा? हाँ हो जाएगा। ऑफर मेरा लैप मतलब ऑटोमेटिकली मेरा रिवोक हो जाएगा प्रपोजल, हाँ मेरा प्रपोजल भी रिवोक हो जाएगा, तो लैप्स ऑफ टाइम। अब अगर मैंने टाइम स्पेसिफाई नहीं किया हो, ठीक है, तो क्या हो सकता है? हाँ, अगर इन केस नो टाइम इज गिवन, नो टाइम इज गिवन देन इन एडिक्वेट टाइम। मैं इंक भर लेती हूँ जस्ट। एडिक्वेट टाइम के अंदर, कोई भी एडिक्वेट टाइम के अंदर मैं रिवोक कर सकती हूँ मेरे ऑफर को, सिंपल। मतलब 1 महीने बाद नहीं, चलो ठीक है 6 महीने बाद तक तो ऑटोमेटिकली नॉर्मल टाइम होता है ना कि इतने टाइम तक ऑफर वैलिड रहेगा, उसके बाद ऑटोमेटिकली वो रिवोक हो जाता है। तो अगर तब तक आप वीडियो नहीं देखते हो या फिर तब तक आप एक्सेप्ट नहीं करते हो, तब उसके बाद में आ नहीं सकते हो मेरे पास ये बोल के कि नहीं आपने टाइम नहीं दिया था। एक, हाँ थर्ड, रिवोकेशन। रिवोकेशन कैसे होगा थर्ड वाला? इफ promisee fails to fulfill condition precedent, condition precedent। अगर मैंने कोई कंडीशन रखी हो कि मेरा पेन जिसको खरीदना है उसको टंकी पे चढ़ के बताना पड़ेगा, लाइक घर की छत पे जाओ टंकी पे चढ़ के मेरे को बताओगे, तो ही। अगर आपने टंकी पे चढ़ के मेरे को नहीं बताया, ये ज़्यादा हो गया। हाँ, आप 2 तरीके से कर सकते हो। आप लोग चाहो ना तो मुझे कमेंट में भी लिख सकते हो कि हमको ये वाला पेन खरीदना है, बट मैंने स्पेसिफिकली कंडीशनल प्रेसिडेंट लगा दी कि आप लोग, एक सेकंड चालू है ना, माइक चालू है, मेरे को चेक करना पड़ता है, भूल जाती हूँ। हाँ, मैंने कंडीशन लगा दी कि आप लोग मुझे लेटर ही लिखो, जो जो कमेंट सेक्शन में डालेगा ना मैं मानूंगी ही नहीं, मुझे लेटर आएंगे ना तो ही मैं मानूंगी, ठीक है। अब क्या आप बिना लेटर लिखे सिर्फ कमेंट सेक्शन में डाल के कर सकते हो? नहीं, कंडीशन प्रेसिडेंट आपने फॉलो ही नहीं करी तो नहीं माननी होगा, मैं नहीं मानूंगी। फोर्थ है डेथ और इंसैनिटी, इंसैनिटी एंड डेथ ऑफ प्रॉमिसर। प्रॉमिसर कौन? जिसने ऑफर दिया वो। बट ये डेथ और इंसैनिटी ऑफ प्रॉमिसर कम टू द नॉलेज ऑफ प्रॉमिसी बिफोर एक्सेप्टेंस, यानी कि मेरी, मैं पागल हो गई या मान लो मेरी डेथ हो गई और आपने एक्सेप्ट किया, उससे पहले ये चीज़ आपको पता लग गई, तो प्रपोजल ऑटोमेटिकली रिवोक हो गया? हाँ हो गया। लेकिन अगर आपको पता ही नहीं चली और आपने ऑटोमेटिकली मतलब आप एक्सेप्टेंस दे चुके हो, तो क्या ये चीज़ होगी? नहीं, फिर ये नहीं होगा। तो ये 4 और तरीके हैं जिससे आप अपना रिवोक कर सकते हो। सेक्शन 7 बात कर रहा है एक्सेप्टेंस की। एक्सेप्टेंस कैसा होना चाहिए? एक्सेप्टेंस में 3 क्वालिटीज़ होनी चाहिए। एक तो एब्सोल्यूट, एक होना चाहिए अनक्वालिफाइड और एक होना चाहिए एक्सप्रेस। एब्सोल्यूट कैसे? आप मेरा आधा ही ऑफर एक्सेप्ट करो कि नहीं नहीं मैं तो आधा ही मानूंगा, ऐसा नहीं होता ना। पूरा मतलब पूरा एब्सोल्यूट कि हाँ ठीक है पूरी बात मानी जाएगी, पूरा ऑफर एक्सेप्ट किया जाएगा, आधा कुछ नहीं होता। अनक्वालिफाइड, शर्तें कभी भी एक्सेप्ट करने वाला नहीं रख सकता, शर्तें सिर्फ ऑफर देने वाला रख सकता है। मैंने ऑफर दिया मैं ये पेन बेचूंगी और मैंने कंडीशन प्रेसिडेंट लगा दी, जिस जिसको खरीदना है ना उस इंसान को लेटर लिखना पड़ेगा। आप एक्सेप्ट कर रहे हो और आपने बोला नहीं, हाँ मैं एक्सेप्ट तो कर लूंगा आपकी शर्त, ठीक है मैं पेन तो खरीद लूंगा पर मैं लेटर नहीं लिखूंगा, मैं कमेंट ही करूंगा। क्वालिफाइड हो गई ना, आपने शर्त रख दी। क्या आप शर्त रख सकते हो? नहीं, शर्त हमेशा कौन रख सकता है? ऑफर देने वाला रख सकता है, एक्सेप्ट करने वाला शर्त कभी नहीं रख सकता। या तो वो एज इट इज एक्सेप्ट करे या तो फिर वो काउंटर ऑफर दे देगा कि हाँ ठीक है मैं रेडी हूँ बट इसके बदले ऐसा काउंटर ऑफर। अब हाँ या ना बोलना मेरा आ गया। अब मैं एक्सेप्ट करूंगी, आप बन गए प्रॉमिस सर और मैं बनूंगी प्रॉमिस सी। एक्सप्रेस, क्या सपने आएंगे मेरे को? नहीं। अब मान लो, वैसे तो नॉर्मली एक्सप्रेस होता है कि एक्सप्रेस हमेशा यूजुअल या जनरल वे के अंदर होता है कि आपने कमेंट सेक्शन के अंदर डाल दिया कि हाँ हमें पेन खरीदना है, ठीक है मैंने मान लिया। बट अगर मैंने कंडीशन प्रेसिडेंट लगाई कि लेटर ही लिखना पड़ेगा, तो क्या आप लोग कमेंट करके मेरे को बता सकते हो? नहीं।
फिर आपको हमेशा एक्सेप्टेंस उस तरीके से देना पड़ेगा जिस तरीके से मैंने मांगा है। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि आपने मेरे को फिर भी कमेंट सेक्शन में लिख दिया। अब मेरे पास दो ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर 1, मैं आपका एक्सेप्टेंस को एक्सेप्ट नहीं करूँ, मैं बोल दूँ नहीं मेरे को तो ये तरीका नहीं पसंद है, मैं तो एक्सेप्ट नहीं करी, मैं नहीं बेचूंगी मेरा पेन। या फिर मैं आपको ये बोल दूँ कि नहीं यहाँ पे नहीं, आप मुझे लेटर लिखो, है ना, तब तक तो ही मैं मानूंगी आपका एक्सेप्टेंस, वरना मैं नहीं मानूंगी। अगर मैंने ये एक स्पेसिफिक टाइम में या फिर एक एडिक्वेट टाइम में अगर मैंने ये चीज़ आपको बता दी तो ठीक है, वरना विथ लैप्स ऑफ टाइम ऐसा माना जाएगा कि मैंने आपके एक्सेप्टेंस को एक्सेप्ट कर लिया है। इसका मतलब ये है, एक्सप्रेस तो मैं जनरल या यूजुअल वे में कर सकती हूँ, बट अगर आपने मेरे तरीके से एक्सप्रेस नहीं किया और मैंने फिर भी आपको रोका नहीं, आपको टोका नहीं, मैंने आपको बताया नहीं कि नहीं ऐसे नहीं करना है, तो कुछ टाइम बाद ही ऑटोमेटिकली ऐसा कंसिडर किया जाएगा कि आपने मेरे एक्सेप्टेंस को, मैंने आपके एक्सेप्टेंस को एक्सेप्ट कर लिया है। अब है सेक्शन 8। सेक्शन 8 भी ना एक्सेप्टेंस की ही बात कर रहा है, बट एक्सेप्टेंस कैसे, क्या ज़रूरी है कि बोल के ही एक्सेप्टेंस हो? देखो, एक्सेप्टेंस बाय रिसीविंग कंसिडरेशन और परफॉर्मिंग कंडीशन। अगर आप लोगों को मैंने मेरे पेन बेचने के साथ में, ऑफर के साथ में मैंने आप लोगों को बोला कि आप लोग ना मुझे लेटर लिखो, आप में से कुछ लोगों ने ना मेरे को ब्लैंक लेटर लिख दिया, मतलब उसमें कहीं भी नहीं लिखा कि ना हमें पेन खरीदना है, बस नॉर्मली लेटर लिख दिया ऐसे ही हाय हेलो करते हुए, तो क्या मैं मान लूँ कि आपने एक्सेप्ट कर लिया है, आपने एक्सेप्ट कर लिया है मेरे ऑफर को? हाँ, क्योंकि आपने मेरी कंडीशन को परफॉर्म कर दिया, मैंने कंडीशन ही रखी थी लेटर लिखना और आपने कंडीशन परफॉर्म कर दी। बाद में आप नहीं बोल सकते कि देखो देखो आप ये लेटर पढ़ो, यहाँ पे कहाँ लिखा है कि हम पेन खरीदना चाहते हैं। तुमने मेरी कंडीशन परफॉर्म की तो अब तुमको तुम्हारा एक्सेप्टेंस माना जा चुका है। या अगर मैं कंसिडरेशन रिसीव कर लूँ, कोई रेसिप्रोकल प्रॉमिस है, मैं उसकी कंसिडरेशन रिसीव कर लूँ, ये पेन है, मैंने तुमको पेन भेजा, और या फिर हाँ हम लोग एक ही क्लासरूम में बैठे हैं और मैंने ना ये पेन आके चुपचाप तुम्हारी बेंच के ऊपर रख दिया, तुमने पेन उठाया अपने बैग में डाल दिया। बाद में तुम ये बोल सकते हो कि नहीं नहीं हमने एक्सेप्ट कहाँ किया था, हमने कहाँ बोला था हम लेंगे, आपने आके रखा तो हमने ले लिया। नहीं, तुमने कंसिडरेशन तो एक्सेप्ट कर ही लिया ना, मैंने तुमने पैसे नहीं दिए भले, लेकिन उस टाइम पे मैंने क्या बोलता, कंसिडरेशन प्रेजेंट हो सकता है, फ्यूचर हो सकता है। और यहाँ मैं कंसिडरेशन क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि यहाँ हम बात कर रहे हैं रेसिप्रोकल प्रोमिसेस की। रेसिप्रोकल प्रोमिसेस में एक तरफ से भी प्रॉमिस होता है, दूसरी तरफ से भी प्रॉमिस होता है, एक तरफ से भी कंसिडरेशन होता है, दूसरी तरफ से भी कंसिडरेशन होता है। उस टाइम के ऊपर मैंने आया, तुम्हारे बेंच के ऊपर पेन रखा, तुमने पेन उठाया बैग में डाल दिया, यानी कि तुमने कंसिडरेशन एक्सेप्ट कर लिया, तुमने मेरा प्रॉमिस एक्सेप्ट कर लिया। अब तुम बाद में जाके ये मुकर नहीं सकते हो कि नहीं नहीं हमने हाँ या ना नहीं बोला था। सेक्शन 9, सेक्शन 9 बोल रहा है प्रॉमिस मस्ट बी इम्प्लाइड और एक्सप्रेस। और एक्सप्रेस, इम्प्लाइड और एक्सप्रेस, यहाँ प्रॉमिस क्यों लिखा है मैंने? प्रॉमिस का मतलब ये दोनों को काउंट कर रहे हैं, ऑफर को भी और एक्सेप्टेंस को भी, ठीक है। तो मैंने ना ऑफर और एक्सेप्टेंस हमेशा इम्प्लाइड और एक्सप्रेस होने चाहिए। एक्सप्रेस कैसे? बोल के, मैंने वीडियो बनाई, मैंने बोला, तुम लोगों ने कमेंट किया, तुम लोगों ने बोला, एक्सप्रेस हो गए दोनों तरफ से। इम्प्लाइड क्या होगा? बाय जेस्चर, बाय एक्शंस। हमने मॉल वाला एग्जाम्पल लिया था कि हम मॉल के अंदर गए, ठीक है, और वहाँ जाके सामान रखा हुआ है, मैंने सामान उठाया, ट्रॉली में डाला, बाद में बिल काउंटर पे रखा, उसने स्कैन किया, बिल दिया, मैंने पे किया, आ गए। कुछ कोई भी वर्ड एक्सचेंज करना पड़ा? बिल्कुल भी नहीं। तो वो इम्प्लाइड हो जाएगा कि हम बता रहे हैं हमारे जेस्चर से हमको ये करना है। यहाँ पे हमारा प्रिलिमिनरी और चैप्टर 1 कंप्लीट हो चुका है। चैप्टर 2 हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। अगर किसी को कोई डाउट हो तो कमेंट कर देना, मैं डाउट कमेंट सेक्शन में भी सॉल्व कर सकती हूँ और मैं शॉर्ट वीडियो भी बना दूंगी। तो तुम लोग कमेंट करते नहीं हो, लाइक का भी बोलूँगी, लाइक तो ही करता नहीं है, सब्सक्राइब तो छोड़ ही दो, बहुत बड़ी बात हो गई है। तो जो करना है करो। ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम्स, अगर एग्जाम्स हो तो, एंड टेक केयर, हैव अ नाइस डे।